एक मुस्लिम कैंप है, एक ऑफ कोर्स नॉन मुस्लिम कैंप है जो आपसे बड़ा कैंप है, जो इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, इसके पास ज़्यादा पावर है। आप इसे इंसानी अलमिया से आपने इस फोकस को, हमास ने ख़ास तौर पर हटाया है। हमास के पैसे इसी में हैं कि ये जंग जो है गर्म रहे। आपको पता है, मुझे पता है कि इस लड़ाई से सिवाय फ़लस्तीनियों के शदीद जानी नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। 250 बच्चे आपने अपने मरवाए हैं, क्यों मरवाए हैं? क्या आप ज़िम्मेदार हैं उसके? किसी हद तक इसराइल तो है ज़िम्मेदार, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो कहता है वो ज़िम्मेदार नहीं है, जो कहता है इसराइल एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे काम कर रहा है या इसराइल सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है, वो गलत है अपनी जगह। रियासत को ये इजाज़त नहीं हो सकती कि कोलैटरल डैमेज के नाम पे सिविलियन आबादी को मिटा दे। लेकिन ये उनकी तरफ से हो गया ना। आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो मेरा उन लोगों से है ना जो अपने आप को इस कॉज का चैम्पियन कहते हैं। वो मुझे सोल्यूशन दें ना, बताएं क्या सोल्यूशन है। मैं बताता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सोल्यूशन वही सोल्यूशन है जो यहूदियों ने अपनाया किसी एक दौर में। Welcome to How Does It Work? This podcast is powered by Techno. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Our guest today is Hashir Ibn Irshad. He's an educationist and a writer. Thank you so much for being on the podcast. My pleasure. अच्छा सर, आपको इसलिए बुलाया आज कि हमें थोड़ी सी, अगर आप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड करंट स्टेट इज़राइल पैलेस्टाइन के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहे थे। तो आई वांटेड टू स्टार्ट विद थोड़ी सी, अगर आप हिस्ट्री हमें बताएं। गाज़ा, इसमें मुसलमानों का भी कुछ है, क्रिश्चियनिटी का भी कुछ सॉर्ट ऑफ एक होली लैंड क्लेम किया जाता है, एंड देन ऑब्वियसली द जूज एज वेल। तो क्या कैन यू वॉक अस थ्रू द हिस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगी, ये तो 3000 साल की कहानी है, आप उसको समेटना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। हमास की तो कहानी 17-18 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन हिस्टोरिकली ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसकी अगर आप इसकी रूट्स में जाएंगे तो फिर हमें कोई कई हज़ार साल पीछे जाना पड़ेगा। मेरा इसमें दो तीन पर्सपेक्टिव आपके सामने रख देता हूँ। दरअसल मसला ये है कि जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो शुरू हुई, विच इज़ प्राइमरली इन 19th सेंचुरी, तो वो ज्यूज़ के उस क्लेम पे थी। अच्छा, ज्यूज़ के बारे में एक चीज़ हम समझ लें कि ज्यूज़ बेसिकली ये एक ट्राइबल क्लेम है। ज्यूज़ एक ही वक्त में रिलीजन भी है और ट्राइब भी है। तो बेसिकली ये एक ट्राइबल क्लेम है कि एक ट्राइब था जो फ़लस्तीन की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे किसी ज़माने में रहता था। ऑफ कोर्स वहाँ से बेदखल किया गया। वो भी एक लंबी कहानी है। मैं अब उस तरफ बख्त नसर की कहानी आप या शूरियों की कहानी या पीछे हम चले जाएंगे तो बहुत लंबी, इस पूरे रीजन की ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता है, जो लेवांट का एरिया है आपका, जिसमें बैतुल मक़दस भी आपका आज के दिन आ जाता है, यरूशलेम आ जाता है। जिस तरह कुस्तुनतुनिया पे लड़ाइयाँ होती रहीं बहुत ज़माने तक, इस तरह यरूशलेम पे भी लड़ाइयाँ जो हैं होती रहीं। क्रूसेड्स जो थे वो भी यहीं पे होते रहे। तो खैर वो पुराना क्लेम है। वो ज़ायनिस्ट, उनका ये था कि हमें ये, चूँकि हमारी लैंड है, प्रॉमिस्ड लैंड है उनके रिलीजियस टेक्स्ट के मुताबिक, तो यहाँ पे किसी दिन उनका वतन बनना है। द लास्ट बैटल विल बी फॉट हियर, आखिरी ज़मीन यहाँ पे आएंगे, यहाँ वतन उनका बनेगा। अच्छा, हमारी भी कुछ रिवायतों में बातें इसी किस्म की हैं कि यहाँ वतन बनेगा, आखिरी जंग भी शायद बैतुल मक़दस में ही लड़ी जाएगी, लश्कर उतरेंगे, और वो एक लंबी कहानी है। मतलब वो रिवायती बातें जो दोनों जानिब से हैं। ज़ाहिर है रिवायात की कोई तारीख़ी सेहत तो होती नहीं है, ये सीना ब सीना मुंतकिल होती हैं। उसको आप मानना चाहें मान लें, उसको ना मानना चाहें ना मानें। ज़मीन का मसला ये है कि ज़मीन उसकी होती है जिसका कब्ज़ा होता है। जहाँ आप और मैं आज बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ज़मीन हो सकता है किसी ज़माने में लोधियों की मलकियत हो, किसी ज़माने में मुग़लों की हुक्मरानी हो, किसी ज़माने में रंजीत सिंह की मलकियत हो, किसी ज़माने में ब्रिटिशर्स की मलकियत हो, किसी ज़माने में किसी और की मलकियत। ज़मीन उसकी होती है जिसका कब्ज़ा होता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो कब्ज़ा जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होता जाता है। रियासत वहाँ चेंज हो जाती है, हुकूमत वहाँ चेंज हो जाती है, लोग वहाँ चेंज हो जाते हैं। जो ये दावा है जिसके हिसाब से इसराइल के क़याम की तरफ एक पेशरफ्त की गई, वो दावा ऐसा ही दावा है जैसा बहुत सारे और लोगों का दावा है। एडवर्ड सईद का मैं एक जगह पढ़ रहा था तो उन्होंने भी ये लिखा था कि ये दावा उसी तरह का है जिस तरह के अरबों का दावा है, जिस तरह के मुसलमानों का दावा है। वो भी होली लैंड कहते हैं, वो भी होली लैंड कहते हैं। लेकिन इन दावों की बुनियाद पर आप कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो मुसल्लमा बैनुल अक़वानी क़वानीन के ख़िलाफ़ हो या इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो। आज के दिन दुनिया, इंसानी शऊर बहुत आगे निकल आया है। आपको पता है कि अब सरहदें चेंज होने का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं रहा कि आप जंग करेंगे और उस ज़मीन को अपना हिस्सा बना लेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है यूनाइटेड नेशंस के बाद से, उनके मोरज़ वजूद में आने के बाद से बड़ी हद तक बदल गया है। कॉलोनीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई। हम अगरचे अभी भी कॉलोनियल हैंगओवर के अंदर जी रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये सारी कहानी जो है अपनी जगह, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन बदल गए हैं।
इन्वेडर कौन हो सकता है, इन्वेड कैसे करेगा, किस जगह पे कौन कब्जा करेगा, ये सारी कहानी जो है ये बदलती रही है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन आपके सामने आता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रॉमिस लैंड, यहाँ पे यहूदियों की एक जो उनका होमलैंड है उसको बनाने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। और ये जो था ये ब्रिटिश ये ब्रिटिश अच्छा। एक और डिक्लेरेशन भी क्या है, खाता है रॉथशाइल्ड के नाम, उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इज इट सिमिलर जिस तरह जिस तरह हमें सेपरेट किया गया था इंडिया से, उस तरह? वो थोड़ा बाद में है, वो तो अभी 30 साल उसमें रहते हैं, 30-35 साल उसमें रहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जब ये डिक्लेरेशन सामने आया और ये ब्रिटिश ज्यूज़ के से पर्सपेक्टिव के हिसाब से था, दुनिया भर के ज्यूज़ के लिए कोई बात अभी होनी शुरू नहीं हुई थी। 1970s में रशिया जो था वो अपना इनकलाब वहाँ पे वो उससे भुगत रहे थे, अमेरिकन की कोई कैजुअलिटी हुई नहीं थी, तो ये बड़ी हद तक ब्रिटिश वॉर ही थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं। और जाहिर है ये खित्ता जो था, अच्छा ये ज़हन में रखिए कि फ़लस्तीन नाम का कोई आज़ाद मुल्क कभी मौजूद नहीं रहा एज सच। अच्छा, ठीक है, मतलब उस वक्त भी जब ये 1917 में बात हुई तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी थी। जाहिर है जब ब्रिटिशर्स और ऑटोमन एम्पायर्स आपस में भिड़ी तो वो टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल आखिर में ब्रिटिशर्स का हो गया। उसके बाद दुनिया भर से यहूदियों ने वहाँ ज़मीनें खरीदनी शुरू की। अच्छा, ये ज़मीनें बेचने वाले अरब ही थे। अच्छा, ऐसे होता था पहले कि वो खरीद नहीं सकते थे ज़मीन, वर जूज नॉट अलाउड टू बाय लैंड एट सम पॉइंट? ऑटोमन एम्पायर के दौर में उस पर रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर मौजूद थी, लेकिन लैंड की ट्रांसफ़र होती थी। इस हिस्से में उस वक्त भी 10 से 12% ज्यूज़ आबाद थे और वो लैंड ओनर्स भी थे। ठीक है, अच्छा लैंड जब आप ख़रीदने आएंगे तो बाय फोर्स लैंड्स नहीं खरीदी गई पहले। आप बहुत से उस ज़माने के मेमोइर्स आपको मिल जाएंगे जिनमें बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये ज़मीनें आप ना बेचें होने पौने दामों, इससे ज्यूज़ की यहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और जाहिर है ये वो लोग थे जो बाहर से आने वाले ज्यूज़ सेटलर्स के ख़िलाफ़ थे। अच्छा, इस वक्त तक ये मुस्लिम यहूद कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मसला ये है, अभी कल परसों में तूफ़ानुल अक्सा रैली के अंदर फंस गया था कुछ 4 घंटे, वो मेरा ख्याल है वो अक्सा आज़ाद कराने शारा दस्तूर से होकर कहीं जा रहे थे। तो हमारा इशू ये है कि हमने इसे ना मुसलमान और यहूद की जंग बना दी है। ये बुनियादी तौर पे अरब और नॉन अरब्स का मसला है। अरब्स नहीं चाहते थे कि यहाँ नॉन अरब्स आएँ और वो रहें, और नॉन अरब्स जो यहाँ पे आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है खित्ता कोई ऐसा गुज़रखेज़ खित्ता नहीं है, कोई ऐसा खित्ता नहीं है कि जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। कोई आप कनाडा या अमेरिका माइग्रेट नहीं कर रहे, आप एक मशरक़ वस्ता लेवेंट के बीच में एक बेआबो गया खित्ते में आ रहे हैं, जहाँ पे ना कोई एग्रीकल्चर ऐसा है, ना कोई इंडस्ट्री ऐसी है। तो ज़ाहिर है किसी वजह से ही आप आ रहे होंगे, उसके पीछे आपकी कोई रिवायतें होंगी, कोई आपके जहन में होगा कि ये प्रॉमिस लैंड बन जाएगी और ये बन जाएगी, लेकिन सिर्फ वो बनने से नहीं होता। उसके लिए ज़ाहिर है ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने जो ज़ायनिस्ट कांग्रेस के आप मुख्तलिफ वो पढ़ लीजिए, उसके अंदर एक बाकायदा प्लान था कि यहाँ पे क्या काम होगा, कैसे डेवलपमेंट होगी, इवन ज्यूज़ की डेवलपमेंट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे होगी, वो चाहे फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो उनकी, चाहे वो उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्री के हवाले से हो, साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से। और हमने देखा कि उन तमाम जगह पे उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिए कि 1970s के 1917 के बाद, जब हम बाद की बात करें पोस्ट 1970, तब भी यहूदी जो हैं वो यूरोप में अछूत समझे जाते थे। ये सिर्फ दूसरी जंग अजीम नहीं है जिसमें हिटलर ने ये किया, पूरे यूरोप के अंदर घेटोज थे, मतलब वो उन्हें सूरज निकलने के बाद, सूरज शुरू होने के बाद वहाँ से निकलते थे, सूरज गरूब होने से पहले उन घेटोज में वापस चले जाते थे, और बाकायदा उन्हें बड़ी हिकारत की निगाह से उसकी देखा जाता था। पुराना कॉन्फ्लिक्ट है ना, ज्यूज़ का और क्रिश्चियंस का कॉन्फ्लिक्ट हमारे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत पुराना है। ठीक है ना, मतलब हज़रत ईसा की जो वो सारी दास्तान है उसमें कहा ही जाता है ना कि ज्यूज़ थे जिनकी वजह से, जिन्होंने समझा कि एक रिफॉर्मर जो है, नया रिफॉर्मर आ रहा है, तो उस रिफॉर्मर को हमने खड़े नहीं होने देना, और इवेंचुअली रोमन्स के हाथों फिर उन्हें सूली पे चढ़ा दिया और वो सारी कहानी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा पुराना है। तो ज्यूज़ और ईसाइयों की बहुत अरसा नहीं बनती थी। हमारा कोई ऐसा, हमारे मसले अगर आप निकालेंगे तो मदीना की रियासत है, फिर बनु कुरैज़ा का एक वाक़या निकल आएगा, बनु नज़ीर का वाक़या निकल आएगा, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो अरब के उसके अंदर महदूद है। यूरोप की हद तक ज्यूज़ को बुनियादी तौर पे, जिसे हम एंटीसेमिटिज्म कहते हैं, कि थोड़े से उनके ख़िलाफ़ जो है जज्बात फॉर वन रीज़न और दी अदर थे, वो उसकी डिटेल में जाएंगे तो हम अपने असल उससे हट जाएंगे, तो मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन ये वही था। उसमें शिद्दत आई, ज़ाहिर है दूसरी जंग अजीम में हिटलर। उसके बाद यूरोप को और अमेरिका को, या जितना मगरबी ममालिक हैं, एक समझिए एक गिल्ट फीलिंग के अंदर भी थे कि उन्होंने बहुत अरसा एक ऐसा रवैया इख्तियार किए रखा जिसका अंजाम ये हुआ कि मिलियंस ऑफ ज्यूज़ वर किल्ड, कंसंट्रेशन कैंप में गए, गैस चैम्बर, मतलब इंसानियत की इतनी तौहीन जो है शायद कभी तारीख में नहीं हुई। और ये क्यों हुआ था उस टाइम पे, मतलब एग्जैक्टली जर्मन्स को या स्पेसिफिकली नाज़ीज़ को क्या इशू था? नाज़ीज़ बुनियादी तौर पे तो नस्ल परस्त थे ना,
तो जो नस्ल परस्त थे वो एरियन रेस को सुपीरियर समझते थे, और उनके नज़दीक तमाम और रेसेस या तमाम और ट्राइब्स यूज, जैसे कि मैंने कहा एक ट्राइब है बुनियादी तौर पर, अपनी जगह एक नस्ल है, वो एक इन्फीरियर नस्ल है, ठीक है। और चूंकि वो एक चला आ रहा है पहले से उनके अगेंस्ट, उनको हम भी बहुत यूज़ करते हैं ना कि मतलब हमारी किताबों में भी लिखा है कि ज्यूज़ जो हैं वो मातूब कौम होंगे और उनको जगह नहीं मिलेगी और पनाह नहीं मिलेगी। ये सदियों तक ये ट्रू रहा इन अ सेंस, अब नहीं है, ये भी जहन में हमें रखना है। और कि अब नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, ये पैसा आपने मैंने नहीं दिया उन्हें, पैसा उन्होंने खुद कमाया, और खुद कमाया उन्होंने। इसलिए तक ये मैं कहीं पढ़ रहा था, और आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में भी बताएं कि उस ज़माने में जब ये अछूत समझे जाते थे क्रिश्चियंस की वजह से, क्रिश्चियन वो चर्च अलाउ नहीं करता था इंटरेस्ट और इस तरह की चीज़ें, तो ये जो अर्ली बैंकिंग सेगमेंट्स थे एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारी नहीं ये ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सूदखोर बैंकार समझ लें। 600 साल पहले जब बैंकिंग वजूद में आई तो उसमें ज्यूज़ का क्रिश्चियंस का दोनों का अमल दखल था। इवन मुस्लिम खित्तों के अंदर बैंकिंग अपनी जगह मौजूद थी। ठीक है। इंटरेस्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग, मेरा चूंकि फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटरेस्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत पुअर है। हम इंटरेस्ट को उस ज़माने से समझने की कोशिश करते हैं जब पेपर करेंसी नहीं हुआ करती थी। 11वीं सेंचुरी में पेपर करेंसी आने के बाद से इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाते हैं, क्योंकि जब आप बुलियंस के अंदर, प्रेशस मेटल्स के अंदर एज अ करेंसी डील कर रहे होते हैं तो वो करेंसी अप्रिशिएट करती है, कागज़ का टुकड़ा अप्रिशिएट नहीं करता। सो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो लूज़ होती है हर हाल में, और उसको रिकवर करना पड़ता है। उसके रिकवर किए बगैर दुनिया में आपको कोई कर्जा नहीं देगा। मैं आपको दूँ ये 100 रुपये ले लो आज के दिन, आपको पता है डॉलर का रेट क्या, और मैं आपसे कहूँ यार 300 रुपये ले लो और मुझसे 4 साल बाद 300 रुपये मैं आपको वापस कर दूँ, तो आपको क्या कितनी रकतों का सवाब है कि आप मुझे 300 रुपये देंगे? इट डजंट मेक सेंस ना। लेकिन मैं अगर आज आपको पेट्रोल दूँ, फर्ज कर लीजिए, और मैं आपसे 3 साल बाद पेट्रोल ही ले लूँ, तो आपकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी या आपकी परचेजिंग पावर मुतासिर नहीं होगी। तो खैर वो एक लंबी कहानी है, वो हमने बहुत सारी कहानियाँ बनाई हुई हैं। बट ज्यूज़ को अगर आप देखें तो बड़ी प्रोग्रेसिवली उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जिनके ऊपर हमारी आज तवज्जो बिल्कुल नहीं है। तालीम, क्या आप निकाल लीजिए नोबेल इनामों की लिस्ट निकाल लीजिए, साइंटिस्ट की लिस्ट निकाल लीजिए, तो आपको दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से आपको ज्यूज़ नज़र आएंगे उसके अंदर। वो उन्होंने इसलिए नहीं जीता कि वो ज्यूज़ थे, वो इसलिए जीता है, या कोई नोबेल इनाम, चाहे वो बायोलॉजी में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, कहीं भी, कि उनकी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी, वो तवज्जो जो हमारे पास किसी ज़माने में अरब्स गोल्डन एज जिसे हम कहते हैं थी, लेकिन उसके बाद वो जाहिर है एक दौर में फॉर वन रीज़न और दी अदर, वंस अगेन इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, हमारी तवज्जो उससे हट गई और आपने देख लिया कि उसका नतीजा क्या निकला। तो जो दौर है ना वो इंफॉर्मेशन का है, टेक्नोलॉजी का है। बुनियादी तौर पे वॉरफेयर जो है ना वो इसकी एक बाय प्रोडक्ट है। अब जंग जो है वो आप टेक्नोलॉजी से, अमेरिका जो है सुपर पावर इस वजह से नहीं है कि उनके पास फौजें ज़्यादा है, वो इस वजह से सुपर पावर है कि उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है। आपको आज के दिन भी जहाज़ लेना होता है तो आप जाके अमेरिका से ही जहाज़ लेते हैं। आपके साथ आपने भारत के साथ दुश्मनी पाली हुई है, वो भी वहीं से ले लेते हैं, जहाज़ आप भी वहीं से ले लेते हैं, असला आप भी वहीं से ले लेते हैं, वो भी वहीं से ले लेते हैं। दीज आर द थिंग्स। इसराइल के बाइकआउट की मैंने मुहिम देखी है, बट इसराइल के बाइकआउट अगर आप करना शुरू करें तो ये आपकी एडिटिंग जिस अभी कंप्यूटर के ऊपर होनी है, इसके अंदर जो इंटेल का चिप है ये इसराइल का, आप निकाल दें इंटेल का चिप, पाकिस्तान में कौन काम कर सकेगा? कोई काम करेगा? ठीक है, नहीं करेगा ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहानी बड़ी मुख्तलिफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान नहीं है। हमने इसे बहुत सिंपल बना दी, और हमने सबसे बड़ी गलती ये की है कि हमने इसे इंसानी तनाज़े या इंसानी अलमिया के बजाय मुस्लिम अलमिया बना दिया। तो हमने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया और हमने कहा ये स्पेशल एक हमारा अलमिया है। तो मोतमर आलम इस्लामी की तो जितनी उनकी कैपेसिटी है वो उन्होंने करना था वो कर लिया है, वो करके देख लिया। अच्छा, बहर कमिंग बैक टू 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, और उसके बाद ये डिसाइड कर लिया जाता है कि इस खित्ते में, चूँकि ज्यूज़ अब बहुत बड़ी तादाद में वहाँ आबाद हो चुके हैं, करीबन 30% के करीब अब ज्यूज़ उस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, तो और उनका कंट्रोल लैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। लैंड के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, उस एरिया की जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन है, जो जीडीपी वहाँ कंट्रीब्यूट हो रही है, उसमें ज्यूज़ का एक सिग्निफिकेंट रोल है, और उन्हें अलग लैंड दी जा सकती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मुसलमानों का क्लेम यहाँ पे था पाकिस्तान के अंदर। और उस टाइम ये जो लैंड था ये वाज ब्रिटिश कॉलोनी? यस, नॉट मतलब ये बेसिकली ऑटोमन एम्पायर के अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था, फिर ब्रिटिश एम्पायर के अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था। स्पेसिफिकली वो कॉलोनियल रोल इस तरह नहीं रहा जिस तरह के इस खित्ते में बड़े सगीर के अंदर रहा है, बट यस इट वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है। और ब्रिटिशर्स का असूल डिवाइड एंड रूल का वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो जहाँ से भी गए वहाँ उन्होंने इस तरह का एक क्रिएट ज़रूर किया, कश्मीर टाइप इशू। तो नॉट कश्मीर टाइप, पाकिस्तान इंडिया में तो वो बात करता हूँ कि आपने जब तकसीम की है तो ये तकसीम लॉजिकल नहीं है फॉर वन रीज़न और दी अदर 1947 की, लेकिन खैर वंस अगेन इट्स अ डिबेट फॉर अनदर टाइम। और इसी तरह वो जो जिस तरह तकसीम, जिस तरह की उन्होंने वहाँ तकसीम की, उसके अंदर भी थोड़ा सा मसला था।
लेकिन जिस वक्त तकसीम हुई है 2 नेशन सोल्यूशन जिसे हम आज तक कहते हैं, वो 56% तकरीबन लैंड जो है वो मिलनी थी जूइश सेटलर्स को, और 44% लैंड जो मिलनी थी वो अरब्स को मिलनी थी। 1947 में जैसे ही उन्होंने विड्रॉ किया है, इसराइली मलेशिया या मलेशिया ही कहेंगे, उस वक्त बाकायदा फ़ौज ऑर्गेनाइज्ड आर्मी उस वक्त तकलीफ नहीं, IDF के नाम से मतलब काम करना शुरू कर दिया था उनके दरमियान और अरब्स के दरमियान फिर शदीद 1947 से 1949 तक वो पहला फेज़ है जिसको हम सिविल वॉर कहेंगे। तो बड़ी शदीद सिविल वॉर और बड़ी लड़ाई शड़ाई, उस सिविल वॉर का नतीजा ये निकला कि इसराइल के पास मजीद लैंड चली गई और अरब्स से मजीद लैंड छिन गई। और इस सिविल वॉर में बाकी अरब कंट्रीज इन्वॉल्व इस वक्त नहीं थे, इस वक्त नहीं थे। ठीक है। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किसी हद तक उर्दन बीच में आया, मिस्र बीच में आया, बट कोई इफेक्टिवली इन्वॉल्व होना शुरू हुआ 1956 में, फिर 1967 और फिर 1973 6 डे वॉर, यौम कपूर की वॉर, ये बड़ी वॉर्स थी जिसमें शाम भी शामिल था, जिसमें लेबनान भी शामिल था, जिसमें उर्दन भी शामिल था, जिसमें मिस्र भी शामिल था। अच्छा, हर दफ़ा ये हुआ कि हर दफ़ा की वॉर्स का नतीजा इसराइल के हक़ में निकला। ये क्यों था? मतलब पैलेस्टाइन के पास आर्मी तो नहीं थी, लेकिन जब बाकी सारे उनको सपोर्ट कर रहे थे, मतलब इजराइल वाज जस्ट अ स्ट्रॉन्गर, मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल। yes, one, and they have to be honest, they have US support. असलहा अच्छा था उनके पास, स्ट्रेटजी अच्छी थी, टेक्नोलॉजी वॉरफेयर अच्छी थी, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अच्छा था। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में उन्होंने एक दफ़ा मिस्र की पूरी एयरफोर्स जो है ठिकाने लगा दी थी, आपको इस बात का इल्म है। इस हद तक हुआ कि उन्होंने गोलन हाइट्स छीन ली, उन्होंने सिनाई जो है वो मिस्र से छीन लिया, उन्होंने और ख़ित्ते जो थे वो छीन लिए। नतीजा ये निकला कि करा के 16 जंगें हैं जो हमने 1947 से अब तक अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में देखी हैं। टू द एक्सटेंट कि हमास के साथ जो झड़पें हैं, ये हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसको भी हमने वॉर का नाम दिया हुआ है, वो भी हम कहते हैं कि वॉर्स लड़ी जा रही हैं। हालांकि मेरी दानिश में वो बाकायदा कोई 2 स्टेट्स के बीच में वॉर नहीं है। हमास को मैं से स्टेट डिक्लेयर करने में या स्टेट समझने में मुझे थोड़ा सा मसला है। क्यों है वो मैं बता देता हूं। हमास, आप मुझे थोड़ा सा समझा सकते हैं हिस्ट्री बिहाइंड हमास? हमास शुरू कैसे हुई थी? इज हमास सॉर्ट ऑफ द army for Palestine that they don't want? How did it start? देखिए, फ़लस्तीन में 2000 तक, बल्कि ये 2000 से पीछे जाना पड़ेगा हमें, कोई 70s 80s में जाना पड़ेगा, जब पहले तो PLO एक ही नुमाइंदा जमात थी। अच्छा, PLO के अंदर अगर आप देखें जॉर्ज अब्बास जैसे नाम या ऐसे नाम, तो आपको नज़र आता है कि अगेंस्ट एन अरब ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बड़ा क्लियर हमें होना चाहिए। इस खित्ते में क्रिश्चियंस भी रह रहे थे, इस खित्ते में मुसलमान भी रह रहे थे, अरब्स बेसिकली। सो ये अरब्स और नॉन अरब्स का मसला है। अगर इस अरब्स या नॉन अरब का मसला ही आप रखते तो फिर कहानी ये होती कि बाहर से आने वालों को यहाँ सेटल होने के इख्तियार है कि नहीं है। ये गलती हमने की है कि हमने इसे मुस्लिम मसला बना दिया है। उस खित्ते में जो क्रिश्चियन अरब्स हैं उन्होंने भी यही भुगता है। शेख अहमद यासीन नाम के एक मशहूर उस स्कूल टीचर से उन्होंने शुरू की अपनी कहानी, फिर माजूर हो गए, व्हीलचेयर में चले गए। इख्वानुल मुस्लिमीन एक बड़ी मशहूर जमात रही है इख्वान के नाम से, जो बेसिकली मिस्र में, जिनका आप हेडक्वार्टर कर लीजिए। ये एक दौर है 70s का, 80s का, किसी हद तक बाद में थोड़ा सा स्पिल ओवर 90s में, जब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इस किस्म की तहरीकें उनका डोल डाला गया, जिन्हें हम आज के दिन शिद्दत पसंद या दहशतगर्द तहरीकें करते हैं। और उसका बहुत बड़ा सिरा पाकिस्तान से भी मिलता है, क्योंकि मौदूदी साहब की जो प्रीचिंग्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो वो क्या प्रीचिंग्स थी? मतलब वो इस्लाम की एक अलग से इंटरप्रिटेशन थी ना, ठीक है। तो वो मैं अब उस डिटेल में जाऊंगा तो बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मौदूदी साहब बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे, इख्वान के साथ बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे। उस दौर में जितनी तंजीमें बनी, हमारे यहाँ उस ज़माने में कश्मीर वाला कहानी जो है उसका जहाद का, वो तो जहाद का जो कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुआ ना, वो उसमें मौदूदी साहब का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था। और इख्वान का फिर एक सिग्निफिकेंट रोल अरब वर्ल्ड के अंदर। इख्वान की एक ब्रांच आप समझ लीजिए जिसे शेख अहमद यासीन उस ज़माने में चलाते थे। उसके बाद पहला इंतफादा जो था, जिसमें जो आप इसे कह लीजिए एक मूवमेंट, जिसमें हमने पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट देखे। PLO के ज़माने में भी थे, उस ज़माने में भी जहाज़ अगवा हुए हैं, उस ज़माने में भी कुछ ना कुछ सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, बट इसके बाद प्रोटेस्ट में बहुत तेज़ी आ गई और प्रोटेस्ट जो है वो शिद्दत पसंदी की शक्ल इख्तियार कर गया। हमास, जिसे ये बेसिकली एब्रीविएशन है, तो हमास की तंजीम ने 2000, अच्छा ये उस वक्त तक इसराइल की जो अपनी लैंड है वो तो अपनी जगह इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अब 3 खित्ते रह गए हैं आपके, एक जेरूशलम है, एक वेस्ट बैंक है, और एक आपका ईस्ट एंड वेस्ट जेरूशलम है, वेस्ट बैंक है, और इधर आपका
गाज़ा की पट्टी है, जिसमें मुसलमान अक्सरियत है, ठीक है। जेरूशलम के एक हिस्से में नहीं है, एक हिस्से में है, वेस्ट बैंक में अक्सरियत है और इधर अक्सरियत है। अगर आप इसका टोटल एरिया देखें तो कोई 6000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ठीक है। इसराइल का टोटल एरिया जो इसराइल का कंट्रोल, मुकम्मल इसराइल कंट्रोल में है, वो 20,000 स्क्वायर फीट है। तो अब आप ये देखिए कि इस वक्त 76% लैंड वो है जो इसराइल के मुकम्मल कंट्रोल में है, और बाकी 24% लैंड के अंदर भी आप समझिए कि 12-13% उन्हीं के कंट्रोल में है, बाकी के अंदर थोड़ा बहुत ये काम चल रहा है। तो हमने जो हमें 44% लैंड थी फ़लस्तीनियों ने, वो गंवा के अब वो बेचारे आ गए 10-12%, 13% के ऊपर आ गए। कहने को 24%, लेकिन इफेक्टिवली 10-12% से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जब ये इंतखाबात हुए तो वेस्ट बैंक के अंदर PLO बहरहाल वो उस वक्त भी थी, वो मौजूद थी, लेकिन 2006 के अंदर हमास ने दे टुक कंट्रोल ऑफ गज़ा, इलेक्शन जीते वो बेसिकली, लेकिन उसके बाद से इट्स मोर ऑफ अ वन पार्टी मूव। गज़ा में उन्होंने किसी और को उभरने नहीं दिया, किसी और को आगे आने नहीं दिया। उसके बहुत सारे मतलब आर दे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अभी तक या नहीं? नॉट रियली। अच्छा, मतलब इट्स मोर ऑफ एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नाउ। ठीक ठीक। नोबडी आस्क्स फॉर के जी इलेक्शंस होंगे, वोट होंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑन द सरफेस इट इज़, बट नॉट रियली। और हमास स्टैंड्स फॉर व्हाट? आपने बोला था हरकतुल मकावियतुल इस्लामिया। अच्छा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट अरबिक मुझे पता नहीं, इस टाइम मेरे ज़हन से जस्ट स्लिप हो रही है। तो ये शायद आपके पास लिखा हो, आपने नोट्स रखे। मेरे पास नहीं लिखा, मैं एक्चुअली क्यूरियस था टू फाइंड आउट माय सेल्फ। तो ये फिर इलेक्ट हुए, एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? अच्छा, इनके तीन विंग हैं बेसिकली। एक पॉलिटिकल विंग है, ठीक है, एक चैरिटी विंग है, और एक बाद में अल-क़स्साम ब्रिगेड के नाम से एक मिलिटेंट विंग है, ठीक है। पॉलिटिकल विंग के जो सरबराह हैं इस वक्त वो इस्माइल हनिया हैं, जो कि कतर में रहते हैं, बड़े आलीशान विला में। उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी है, वो कोई नहीं पूछता कि वो कहाँ से आती है और गज़ा में खुद क्यों नहीं रहते। जो उनका क्यों नहीं खुद रहते और कहाँ से आती है? हाँ, वो यही तो कहानी है, असल कहानी ये है ना। अच्छा, अल-क़स्साम ब्रिगेड जो है उसको शायद मोहम्मद आइफ इस वक्त चला रहे हैं। और ये दोनों कोरिलेटेड नहीं है अभी? कोरिलेटेड है, एक ही पार्टी के विंग है। जिस तरह आपको याद होगा वो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के, बिल्कुल, सिन फेन दूसरा, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह के। तो एक अपनी दानिश में वो करता है। अच्छा, अगर आप उस ज़माने की, मैं कुछ बुक्स अब हुआ तो मैं पॉडकास्ट के बाद आपको रिकमेंड भी करूँगा। ये एक पेशावर एक्चुअली एपी सेंटर था जहाँ पे फंड्स दुनिया भर से इस्लामिक मूवमेंट्स के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। पेशावर की बात करूँ। अरब्स बहुत ज़्यादा उस दौर में आए जब अफ़गान वॉर शुरू हुई। अच्छा, इन अरब्स का बहुत सीरियस कनेक्शन जो था वो फ़लस्तीन से पीछे भी था, कहानी थी, इधर भी जिहाद हो रहा था। ये सब इंटरकनेक्टेड है, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन, बोको हराम, सोमालिया में जो कुछ हो रहा है, सूडान में जो कुछ हो रहा है, ये सब का अगर आप निकालें तो एपी सेंटर पेशावर के अंदर इनकी फंड यहाँ पे रेज होते थे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो ये जो फंड रेज करते हैं, ये फंड रेज करते किस बेसिस पे? मतलब आप क्यों पैसे डालें? मैं बताता हूँ ना आपको। देखिए, इस वक्त जो बजट है ना, जो रफली हमास का, वो कोई $70 मिलियन के करीब है साल का। ठीक है। ये बजट प्राइमरली वो रेज तो बहुत से नामों पे करते हैं, थोड़ा बहुत अस्पताल या स्कूल वगैरह पर खर्च होता है, बट ज़्यादातर ये जो है रॉकेट्स बनाने पे और जंगी कार्रवाइयों पे और इनके ऊपर खर्च किया जाता है। मज़े की बात यह है कि दो मुखालिफ बड़े धड़े जो हैं, यानी हमारे यहाँ हमास, आपको पता है, एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है बुनियादी तौर पर, ठीक है। हिजबुल्लाह बेसिकली एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब इस किस्म का मौका आता है तो वो इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। यानी एक दौर में कोई $50 मिलियन तक फंडिंग जो है वो सऊदिया करता रहा। बाद में ज़ाहिर है उसने अपने ताल्लुकात मगरिब से बेहतर करने थे, उस प्रेशर में उसने आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करनी शुरू कर दी। इस ईरान की डॉक्यूमेंटेड जो है, जो हमास को, वो $30 मिलियन से $40 मिलियन तक की इमदाद है जो दी जाती है, जो बुनियादी तौर पर, हाँ, एनुअली, जो बुनियादी तौर पे इसी किस्म की कार्रवाइयों के लिए, जो इस साल हमने कार्रवाइयाँ अक्टूबर के महीने में होते देखी। अच्छा, अब इन कार्रवाइयों से होता क्या है? अब बहुत सारी थेरीज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, मतलब छोटा इंसानी अलमिया नहीं। इसमें दो बड़े किरदार हैं इस वक्त गाज़ा की हद तक, बल्कि तीन किरदार हैं। एक किरदार जिसका हम बिल्कुल नाम नहीं लेते, वो इजिप्ट है। आपको पता है गज़ा को हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना है, ठीक है। 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और लंबाई में शायद कुछ 40 किलोमीटर के करीब है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि लंबाई कितनी है, बट उसका जो सबसे बड़ी चौड़ी पट्टी है वो मिस्र के साथ मिलती है, 7 किलोमीटर की तकरीबन, जो मिस्र ने ब्लॉकेट की हुई। आपको पता है गज़ा के अंदर रहने वाले जितने हमास है, उसका बाइकआउट जितनी शदीद इसराइल की तरफ से, उतना ही शदीद मिस्र की तरफ से भी है। ये वही मिस्र है जिसने इसराइल के साथ 3 बड़ी जंगें लड़ी, हारे हैं,
अपनी ज़मीनें हारी हैं, फिर ज़मीनें वापस ली हैं, आधी उन्हें दी गई हैं, आधी तो नहीं उनको दी क्या गई। इशू है इनसे? आप ये जॉर्डन को भी इशू है। आपको अगर ब्लैक सितंबर याद हो, नहीं, मुझे ब्लैक सितंबर के बारे में PLO मतलब जब फ़लस्तीनियों को इन्होंने वहाँ आबाद करना शुरू किया उर्दन के अंदर, तो एक स्टेज पे आके ये ख्याल आया शाह हुसैन को, समझ आया कि जो फ़लस्तीनी हैं ये उनके लिए अपने लिए ख़तरा बन रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा कत्लेआम आज तक की तारीख में फ़लस्तीनियों का एक स्ट्राइक में हुआ है, वो इसराइल ने नहीं किया, वो जॉर्डन ने किया। हमने बहुत सारी जंगों में इसी तरह अपना अपना हिस्सा जो है वो बटाया। टर्की का आप देख लीजिए, टर्की की इसराइल के साथ जो इस वक्त भी ट्रेड है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, 8-10 बिलियन डॉलर की ट्रेड होगी मतलब। लेकिन टर्की के सफारती ताल्लुकात है, लेकिन तैयब अर्दोगान को हम समझते हैं कि वो मुस्लिम कॉज के चैम्पियन, सफारती ताल्लुकात भी हैं, 8-10 बिलियन डॉलर की ट्रेड भी करते हैं और मुस्लिम कॉज के चैम्पियन भी हैं। तो हाथी के दांत जो है ना वो दिखाने के और होते हैं और खाने के। मिस्र से हमने कभी नहीं कहा कि आप गज़ा वाली साइड खोल दें, आने दें गज़ा के लोगों को, मिस्र में आने दें। वो खोल देंगे तो गज़ा जेल खाना बंद हो जाएगा। जेल खाना तो उसी वक्त होता है ना जब तक उसकी चारों तरफ दीवारें हैं। एक साइड की दीवार आप खोल दें। इजिप्ट नहीं खोलेगा कभी भी दीवार, बिकॉज इजिप्ट हैज़ प्रॉब्लम्स विद पैलेस्टीनियंस एज वेल। व्हाट इज देयर प्रॉब्लम विद पैलेस्टीन? इजिप्ट का मसला जो है वो इसराइल के साथ तो बुनियादी तौर पे ये है कि उन्हें उनका मसला मैं आपको देखिए, कश्मीर की जिस तरह मसला है ना, इस तरह का मसला तकरीबन इसराइल का है। किसी को फ़लस्तीनियों से हमदर्दी नहीं है। बेसिकली उन्हें मसला ये है कि ये अरब लैंड है जिसके अंदर नॉन अरब्स बैठे हुए हैं। तो ये अरब प्राइड के तहत तो जंगें उन्होंने लड़ ली, बट बाद में लड़ के उन्होंने अंदाज़ा हुआ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो स्ट्रेट ऑफ तिरान थी वो भी हम मिस्र ने बंद किए रखी बहुत अरसा, उस पर भी जंगें उन्हें लड़नी पड़ी इसराइल से, नुकसान भी बड़ा उठाया। बट वन डे दे रियलाइज़ कि उनका अपना इकोनॉमिक बेनिफिट इसमें है कि वो सपोर्ट ना करें इस कॉज को उस हद से आगे जाके जिस हद से जाके उन्होंने नुकसान उठाया। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। जॉर्डन की मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त आपको पता है मस्जिद अक्सा की कस्टोडियनशिप किसके पास है? इसराइल के पास नहीं है, जॉर्डन के पास। मतलब वो कंट्रोल जॉर्डन करता है, वहाँ कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, किसको अंदर जाने देंगे किसको नहीं जाने देंगे, ये जॉर्डन कंट्रोल करता है। गज़ा का जो पट्टी है वो मिस्र कंट्रोल करता है, वहाँ से उस पट्टी को बंद रखना या वहाँ इमदाद ना पहुँचना। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा है $1500। आपको पता है गज़ा की कितनी होनी चाहिए आपके ख्याल से? कम। इस मोर देन 3 टाइम्स। गज़ा की GDP पर कैपिटा $5200 $5300। कैसे? इकोनॉमिकली हमसे सुपीरियर हैं बेसिकली। लेकिन उनके पास ट्रेड एग्रीकल्चर है उनके पास, उनके पास और इसलिए भी है ना कि लोग कम होंगे आई गेस। इस तरह भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ठीक है, वो अपनी जगह है, बट हम पर कैपिटा पे इसीलिए डिवाइड कर देते हैं ताकि पॉपुलेशन उस एरिया और पॉपुलेशन इसीलिए, मैं इतने GDP टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर कैपिटा की बात कर रहा हूँ। फी बंदा वहाँ क्या कमाता है और फी बंदा हम क्या कमाते हैं। गज़ा के कोई 18,000 लोगों के पास ये 2 अक्टूबर की इससे पहले परमिट थे कि वो इसराइल जाते थे, इसराइल में काम करते थे, इसराइल से कमा के लाते थे। वो सारे परमिट अब कैंसिल हो गए। वो इकोनॉमी सारी उनकी शैटर्ड हो गई है, वो तबाह हो गया है सारा कुछ। हर रमज़ान में एवरी ईयर दिस हैपन्स। हमास वाले रॉकेट बरसाते रहे। ये 2023 की मैं कॉन्फ्लिक्ट को अलग करके, इस दफ़ा तो बहुत बड़ा ऑफेंसिव था ना, बट ये कुछ रॉकेट मारते थे उधर। उसके बाद इसराइल डिसप्रोपोर्शनेट इधर तबाही फैलाता था, और उसके बाद ये एक वॉर छिड़ती थी, इसके अगेंस्ट पूरी दुनिया से फंड्स इकट्ठे होते थे। सो हमास मेक्स मनी आउट ऑफ दोज 5, 6, 7 फायर्ड रॉकेट्स। हमास की सर्वाइवल इसी में है, हमास की फंडिंग इसी में है, हमास के पैसे इसी में हैं कि जंग जो है गर्म रहे। आप देखिए ना, इसमें आम हमास, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमास पैलेस्टीनियन को ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे यूज़ करता है। जो स्कूल उन्होंने बनाए, जो अस्पताल उन्होंने बनाए, वो उनके तहखानों में रहते हैं। उसके बाद अच्छा, ये एक रुख है। हमास को मैं ज़्यादा बड़ा कसूरवार मानता हूँ, क्योंकि हमास के पास जब कंट्रोल आया गज़ा का, तो आपको ये फैसला करना है कि अगले 50 साल का मेरा प्लान क्या है। मैंने इन बच्चों के लिए क्या करना है, मैंने इन्हें तालीम देनी है, मैंने इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करना है, मैंने इन्हें आगे बढ़ाना है, या हर साल मैंने 6 रॉकेट बरसाने जो कि आयरन डोम की मौजूदगी में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। लोग कहते हैं कि हमास जो है वो फंडेड बाय इजराइल है, और कि ऐसा है कि इजराइल का ये प्लान था कि एक चीज़ बनाए जिससे वो फिर पूरा कंट्रोल ले चुके हैं, मतलब गाज़ा एंड द होल स्ट्रिप। आपको इसके बारे में क्या लगता है? मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज वाला बंदा नहीं हूँ, तो मेरे से तो आप ये ना ही पूछें। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल को ज़रूरत क्या है।
मतलब हमने तो ये भी कहा कि तालिबान भी जो है उन्होंने ही बनाए थे एक ज़माने में। मतलब मुनव्वर हुसैन साहब का मैंने मुनव्वर हसन साहब का मैंने वो सुना इंटरव्यूज में, कही तालिबान तो भारत ने बनाए। तो बातें तो आप करने को कोई भी कर सकते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई नहीं है इसकी। दूसरी बात ये कि हमास के होने से पहले भी इसराइल जो है वो ज़्यादातर खिता काबू में कर चुका था। एक मूवमेंट क्रिएट करने की उसे क्या ज़रूरत है, अपने ही अगेंस्ट एक रिटेलिएशन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। सिविलियंस का नुकसान प्री इसराइल की बात कर रहा हूँ, प्री 2006 और पोस्ट 2006 आप देख लें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि इसराइल की सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसराइल की इंडस्ट्री भी जाहिर है इस पूरे उससे इफेक्ट होती है, हर्ट होती है। मुझे उसमें कोई जान नज़र नहीं आती। और इसराइल और ईरान इतना ही बेवकूफ़ है कि इसराइल की क्रिएट की हुई एक तंजीम को हर साल वो $30 मिलियन जो है वो प्रोवाइड करता है, जिनके नज़दीक इसराइल से बड़ा शैतान दुनिया में नहीं है। सो मतलब आप देखें ना, दोनों चीज़ें कोइंसाइड नहीं करती ना। आपका मेरा चले, आपके मेरा इंटेलिजेंस लेवल या आपका मेरा इंटेलिजेंस लेवल कह रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो माठी होगी, ईरान की तो नहीं माठी होगी। अगर उन्हें पता है कि हमास इज क्रिएटेड बाय इजराइल, तो किस बात पे वो 30-40 मिलियन डॉलर दे रहे हैं? क्यों उनका वजीर खारजा आके कह रहा है कि हम हमास के साथ खड़े? इज ईरान बीइंग पेड बाय इजराइल एज वेल? मतलब आर वी सेइंग दैट वाज सऊदी अरेबिया पेड बाय इजराइल एज वेल? अरब वर्ल्ड को पूरे को आप उठा के देख लीजिए, आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किन खित्तों में हुई है? जो जंग से जिन्होंने अपने आप को दूर रखा। जो खित्ते जंग में इन्वॉल्व रहे वन वे और दी अदर, चाहे वो इराक है, चाहे वो शाम है, चाहे वो लेबनान है, चाहे वो मिस्र है, उनकी इकोनॉमीज़ के हालात बुरे हैं। लेकिन अरब अमारात को आप देख लीजिए, किसी हद तक आप सऊदीया को देख लीजिए, जिन्होंने जंग से डायरेक्टली अपने आप को दूर रखा है, तो वहाँ प्रोग्रेस हुई है। यही वो स्ट्रैटेजी थी जो आपको गाज़ा में चाहिए थी या वेस्ट बैंक के अंदर चाहिए थी। आप बहुत पहले जब आप 44% लैंड आपके पास थी, उस वक्त आप एक्सेप्ट कर लेते, चले उस वक्त ना करते, 30% थी तब एक्सेप्ट कर लेते, 26% थी तब एक्सेप्ट कर लेते। आपको भी पता है कि अब डिस्प्रोपोर्शनेट लड़ाई आप नहीं लड़ सकते और लड़के जीत नहीं सकते। मतलब नारे लगाने में तो कोई हर्ज नहीं, नारे लगाने तो हम भी दिल्ली के लाल किले पर परचम लहरा रहे हैं। मतलब ज़ैद हामिद वाली मेंटालिटी नहीं चलती ना आज की दुनिया में। आज की दुनिया बदल गई है। ये अपनी जगह ये तस्वीर का एक रुख है। हमास को मैं बहुत बड़ा कल्प्रेट और बहुत बड़ा मुजरिम मानता हूँ, मेरी बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन। लेकिन दूसरे एंड पे आ जाइए, आपका मेरा कोई अजीज़ अगर कत्ल हो जाता है ना, और हमें पता है वो कातिल कौन है, तो हमारी पहली इंस्टिंक्ट ये होती है कि इसे मार दें। मैं और आप ही सोचेंगे मार दें, या कोई और, मतलब कोई और भयानक। बिल्कुल स्टेट नहीं मारेगी, बिकॉज स्टेट आपका गुस्सा जो है स्टेट के गुस्से में ट्रांसलेट नहीं होता। स्टेट इज़ रन बाय लॉज, यू आर रन बाय इमोशंस। इंसान और स्टेट में फ़र्क यही होता है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल आप किलिंग स्टेट करने की इजाज़त देगी। कातिल उन्हें ढूंढेंगे, कातिल पे मुकदमा चलाएंगे, फांसी की सज़ा देंगे, उम्र कैद की सज़ा देंगे, गवाहियाँ नहीं मिलेंगी तो नहीं, कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। स्टेट जो है वो मिलिटेंट के लेवल्स पर नहीं उतर सकती। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि ये हमने बहुत सी और जगह होते देखा और उस पर हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। कुर्द्स की नस्लकुशी हुई टर्की के हाथों, इराक के हाथों, किसी को पाकिस्तानी को पता नहीं, उसने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। फ़लस्तीनों से ज़्यादा कुर्द मरे। क्रेमियन तातारीज़ जो हैं वो सोवियत यूनियन के हाथों मरे। जब फैज़ साहब जो हैं वो नोहा पूरी दुनिया के फ़लस्तीन का लिख रहे थे, फैज़ साहब ने उनका नोहा तो नहीं लिखा, उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। एगोर जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में चाइना में, आपको पता है कितनी बड़ी तादाद है, हम सब सवाल ही नहीं होता हम उसके बारे में कोई बात कर लें। हमारे अपने यहाँ जब ये तालिबान वाली मूवमेंट शुरू हुई तो उसके बदले में हमने उन्हें चुन चुन के टारगेट किलिंग या चुन चुन के पकड़ा नहीं, हमने कारपेट बॉम्बिंग की बहुत अरसा वज़ीरिस्तान और से मुल्का इलाक़ों में। कितने ही मासूम लोग मरे, ड्रोन हमलों में कितने लोग मरे, उसके ऊपर हमें कुछ याद नहीं आता। तो हमारी बड़ी सिलेक्टिव कहानी है। लेकिन ये काम पाकिस्तान करे, इंडिया करे, अमेरिका करे या इजराइल करे, फिर वो स्टेट नहीं रहती, फिर वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की सतह पे आके खुद भी दहशतगर्द बन जाते हैं। स्टेट का काम ये है कि अगर हमास के लोगों ने किया है, सो दे विल स्पेंड व्हाटएवर मनी दे नीड टू स्पेंड, बट फाइंड द कल्प्रिट्स। आप कोलैटरल डैमेज में एक बच्चे को भी नहीं मार सकते, बिल्कुल, चाहे जाएगा आप 250 बच्चों को मलियामेट कर दें। किसी ने आपके 6 बच्चे मारे हैं तो आप जाके उनके 6 बच्चे नहीं मारेंगे। आई फॉर एन आई। देखिए एक लेवल तक डिस्प्रपोर्शनेट वो जो आजकल बड़ी एक चीज़ चल रही है, पियर्स मॉर्गन एंड एवरीवन। मेरा सवाल दो चीज़ें। एक तो मैंने पूछना था, देखिए माना जो इराक में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, इससे पहले जितनी भी वॉर्स हुई, वियतनाम में हुआ, चाइना में भी हुआ विद द मुस्लिम्स, माना कि उधर चीज़ें नहीं उठाई, लेकिन फ्रॉम अ ह्यूमन एलिमेंट, आप एक सेकंड के लिए मुसलमान जू इशू को भी साइड पे करते हैं, ह्यूमन एलिमेंट के लिए इंसान को मारना, ये मतलब कैन नॉट बी, एक लेवल के बाद कैन नॉट बी कंसिडर्ड रिटेलिएशन, इट इज़ जस्ट
मतलब ये किसी भी लेवल पे नहीं मैं मान सकता। मैं आप तो एक लेवल तक जाने की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कोलैटरल डैमेज की जो इस्तिलाह है ये इतनी गुमराहकुन इस्तिलाह है। बिल्कुल, कोलैटरल डैमेज रियासत की सतह पर नहीं होना चाहिए। हाँ। आपको वो जो हम कहते हैं ना कि एक 1000 जो है गुनाहगार छूट जाए, वो ठीक है, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सो दिस अप्लाइज एंड दिस अप्लाइज एट स्टेट लेवल। आम आदमी इस तरह रिएक्ट नहीं करेगा। आपका बच्चा कोई मारेगा, आप जाके शायद उसका बच्चा मार दें, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स व्हेन यू आर अ बोनाफाइड स्टेट। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप में और हमास में फ़र्क क्या है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं हमास ने दहशतगर्दी की, बिल्कुल की। हमास ने पहले किया, इस दफ़ा ये जो अक्टूबर में हुआ, वैसे बहुत सी दफ़ा इसराइल ने भी प्रीएम्प्टिव किया, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बहुत सी दफ़ा उन्होंने किया अपने मकासद के लिए, फॉर वट एवर रीज़न। लेकिन इस दफ़ा अगर हम इसको आइसोलेट कर लें तो हमास वॉज दी एग्रेसर। सब सुकून से बैठे हुए, उन्होंने एक दिन इतना बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, सिविलियन फैमिलीज़ को मारा, उनकी लाशें घुमाई, बिल्कुल रॉकेट्स पे के। इसके बाद स्टेट एक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है, स्टेट इतना ब्रूटली क्यों एक्ट करती है? इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि एक मुहावरा है कि एक औरत जो है सोना उछालती है, एक कोने से दूसरे कोने पे चली जाए और कोई उस पर नज़र न डाले। हमने हज़रत उमर से ये वो किस्सा वर्णन किया है। ये बेसिकली एक रोमन कहावत है। रोमन्स ये कहते थे कि रोमन्स जो सिटीज़न है, दे विल प्रोटेक्ट अ रोमन सिटीज़न एट एवरी कॉस्ट। मतलब एक औरत अगर रोमन सिटीज़न है और इतनी बड़ी रोमन एम्पायर है, वो एक कोने से दूसरे कोने तक सोना उछालती हुई चली जाए तो किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि उस पर नज़र डाले। क्योंकि अगर किसी की जुर्रत हुई तो पूरे के पूरे कबीले को मलिया मेट कर देंगे, पूरे के पूरे ख़ानदानों को मलिया मेट कर देंगे, पूरी की पूरी कहानी मिटा देंगे। ये काम रोमन्स ने किया, ये काम अरब्स ने किया जब मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुई। हमारा प्रीएम्प्टिव था ना, हम जाके खड़े हुए थे, जजिया दो, मुसलमान हो जाओ, या उससे ज़्यादा प्रीएम्प्टिव क्या हो सकता है? या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। आप आराम से बैठे हैं, आप सर पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो हमने भी मारे। मंगोल्स ने यही काम किया एक दौर में, अपनी दहशत फैलाने के लिए इस तरह काम किया। बाद में तैमूर जो मुसलमान हो गया था बाद में, उसने भी यही काम किया। तो ये काम तारीख में होते चले आए, ये नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है। ये क्यों करती हैं? टू असर्ट देयर डोमिनेंस। अमेरिका क्यों करता है? वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होता है। वो कहता है मेरा एक बंदा मरेगा तो मैं पूरी दिखाने के लिए पूरा शहर मिटा। पावर है, नॉट दैट देयर सुपर, सो दैट द वर्ल्ड विल रिमेन इन ऑ ऑफ देम। फियर जो है ना, फियर, कंट्रोल, डोमिनेंस, ये दिखानी पड़ती है ताकि कोई आपके साथ फिर दोबारा कभी वो हरकत ना करे। आपका एक बंदा मारेंगे, आप पकड़ के बंदे को ले आएंगे, फांसी से चढ़ा देंगे, कुछ कर देंगे, कैद में डाल देंगे, तो किसी को खास फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स। बट दिस क्रिएट्स फियर कि ये नहीं होगा। अच्छा, इजराइल वाले किस्से में ये फियर क्रिएट नहीं हुआ। उसकी वजह होती है कोई तंग आमद बजंग आमद, आप एक हद से आगे जब जुल्म बढ़ जाता है आपका, तो फिर हमास को भी फ्यूल यहीं से मिलता है। हमास जब 4 रॉकेट फायर करती है, हमास को एग्जैक्टली पता होता है कि 4 रॉकेट के बदले 4000 रॉकेट आने हैं। दे आर एंटिसिपेटिंग इट एंड दे वांटेड इट, क्योंकि इससे उन्हें फ्यूल मिलता है। लोग मरेंगे, मैं आपको एक वीडियो आप देखिएगा कहीं जाके, आपको यूट्यूब वगैरह मिल जाएगी। एक बंदा जिस दिन हमास ने रॉकेट्स फायर किए थे उसकी वीडियो बना रहा है और नारे लगा रहा है, खुश हो रहा है, हंस रहा है कि, और वो सारे सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर गिरने। उसी बंदे की 3 दिन बाद की वीडियो है जब वो 4-5 बच्चों की लाशें उठ के पास खड़ा है और रो रहा है। सो यू नीड टू आस्क दैट पर्सन कि जब ये उस तरफ जा रहे थे तो उधर के बच्चे और इधर के बच्चों में तुम फ़र्क कर रहे थे। अच्छा, ये फ़र्क हम भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका मुल्क, आपकी इंटेलिजेंशिया, आपका दानश्वर, जिस वक्त हमास ने हमला किया, आप सोशल मीडिया पूरा उठा लीजिए, कितने लोगों ने कहा कि यार ये गलत था, किसी बच्चे को आप नहीं मार सकते रॉकेट के हमले में। आपको 2 लोग मिलेंगे, 2000 लोग मिलेंगे जिनको, लेकिन जिस दिन इजराइल ने रिटेलिएट किया तो सारे के सारे जो है अचानक उन्हें याद आ गई इंसानियत। तो ये इंसानियत सिलेक्टिव नहीं होती, ये इंसानियत हर वक्त आपको याद रहनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसराइल का, इसे मैं डिस्प्रोपोर्शनेट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, रियासत को ये करना ही नहीं चाहिए। रियासत कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर सकती। दिस इज़ नॉट व्हाट स्टेट्स आर मेंट टू डू। स्टेट का एक सिस्टम है, उसका एक आइन है, उसका एक मंशूर है, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अब मसला ये, अच्छा मसला ये है, सिर्फ मसला ये है कि जब वॉर होती है तो आपकी जो बेसिक वो है वो साकित हो जाते हैं उस तरह, फिर आप वॉर की स्ट्रेटेजी भी चलते हैं। बट कैन यू डिक्लेयर अ होल पॉपुलेशन विच इज़ प्राइमरली सिविल पॉपुलेशन योर वॉर एनिमी? उनके पास तो आर्मी भी नहीं है, मतलब नहीं, आर्मी तो है ना, हमास है ना, लेकिन मतलब कंपैरेटिव टू दी टेक्नोलॉजिकल पावर एंड मिलिट्री पावर ऑफ इजराइल तो कंपैरिजन तो कोई नहीं है ना। हमारे यहाँ भी कंपैरिजन कोई नहीं थी। हमने क्यों कारपेट बॉम्बिंग की है वजीरिस्तान के ऊपर?
आपने सवाल पूछा कभी? नहीं, बात तो सही है। ठीक है ना? आपको ये लगता है कि एक जिस तरह पहले ही अमेरिका के बारे में तो बहुत मशहूर है ना कि एक अमेरिकन लाइफ की वैल्यू से किसी और मुल्क से एक बंदे से बहुत ज़्यादा है, 1:10 रेशो लगा लो, या जिस तरह भी वो बसाम यूसुफ के भी इंटरव्यूज हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं। बसाम का आपने पियर्स मॉर्गन वाला इंटरव्यू एग्जैक्टली। मैं लेकिन मेरा एक और सवाल है, इज सो बिकॉज, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, Judaism you can't really convert into Judaism, मतलब it's a tribe, जी सर, नस्ल है ना जी बिल्कुल। Is that also why? अच्छा, नॉट नेसेसरली, मतलब ये नॉट नेसेसरली, मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपको इथोपियन ज्यूज भी मिल जाएंगे, आपको सोमालिया, बट वो एक लंबी कहानी। खैर चले आइए, आप ज्यादातर वही लोग हैं जो कि इसीलिए छोटा कबीला है, ज्यादातर छोटा कबीला है, इसलिए छोटा है, इसलिए वो ज्यादा प्रोटेक्टिव भी हैं अपने आप के साथ, और इसलिए ऐसा भी है कि लोग इनकी बात करते हैं इनको खत्म करने की, जिस तरह हिटलर ने की या किसी ने की। आप मुसलमानों को खत्म कर नहीं सकते, कल जाके मैं 100 और खड़े कर दूंगा, मतलब अगर एक क्रिश्चियन है उसको मुसलमान बना दिया, या एक जो भी हिंदू है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल ठीक। तो इनकी लाइव्स, इनके जहन में शायद, मैं ये नहीं कह रहा सही, ऑब्वियसली गलत कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा गलत चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन इज़ द माइंड सेट जो कहते हैं ना, वो एक इन लोगों का एक माइंड, यहूदियों का माइंड सेट है, वो जो एक दूसरे को मदद करते हैं, ये इज़ इट बिकॉज दे कांट, दे विल ऑलवेज बी अ माइनॉरिटी, उनकी नो मैटर व्हाट, मतलब अगर मैं आपको इसका कंपैरिजन दूं एक बड़ा अजीब सा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ होती हैं, कादियानी हैं या और हैं, दे आर वेरी क्लोज निट, they work a lot together and they are very protective of each other because again they're in the minority. Is that why they are this way? What's wrong with that? Nothing. I'm just wondering, is that one of the reasons why? Yes, of course. Over history आपको बहुत दफा ऐसा मिला है कि particularly इस ट्राइब या रिलीजन के साथ आपने एक ट्राइब को 2000 साल तक सप्रेस रखा, पूरी दुनिया ने, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, मुसलमानों ने तो फिर थोड़ा बेहतर सलूक किया उनके साथ, बट पूरी दुनिया ने सप्रेस रखा। उन्होंने दे स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट जिससे वो अपनी जगह बना सके, और किसी ने उन्हें प्लेट में रख के पेश नहीं की, एक्सेप्ट फॉर मे बी इजराइल में जो उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गई थी, वो अपनी जगह, वो गिल्ट ट्रिप था एक वेस्ट का जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा हो गया। बट उस गिल्ट ट्रिप में आप ये देखें कि 1000 साल वो पिसते रहे। ज़मीन के ऊपर राइट जो है ना, वो हमारा भी जो राइट जो हम आज बना रहे हैं, क़िबला अव्वल, मस्जिद अक्सा, तूफ़ानुल अक्सा, ये चल रहा है, मतलब ये उतनी ही मशकूक रिवायतें जितनी यहूदियों की मशकूक रिवायतें। मतलब क़िबला अव्वल के बारे में कोई ऑथेंटिक रिवायत नहीं है। मस्जिद अक्सा नाम की कोई चीज़ जो है वो 72 हिजरी तक मौजूद ही नहीं थी। मस्जिद अक्सा का रुख मक्का की तरफ है, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाई मस्जिद अक्सा, वो तो मौजूद ही नहीं थी जिससे हम जिस सारी कहानी से हम एसोसिएट करते हैं। लेकिन वो हमने क़िबला अव्वल और ये बातें लगा के, और हमने उसे, मैंने बताया, फिर ये एक रिवायती, तो हमने उनके रिवायती क्लेम के अगेंस्ट भी अपना रिवायती क्लेम खड़ा कर दिया। लेकिन नहीं, ये रिवायती क्लेम जो अब हैं तो सही ना, अब इसका कुछ मतलब मेरा आपसे, मैं कह रहा हूँ गलत है शायद मेरा, लेकिन सवाल आपसे वो नहीं है कि अब हैं तो सही, राइट? अब आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि मुसलमानों को यार ये चीज़ भूल जाओ, या यहूदियों को या क्रिश्चियंस को, जो एक इमोशनल, सऊदी अरेबिया में मक्का इज़ नॉट जस्ट मक्का ना, इट्स अ लॉट मोर देन दैट टू मुस्लिम्स एक्सेट्रा, एंड आई एम श्योर द सेम फॉर डिफरेंट रिलीजन्स इन डिफरेंट प्लेसेस। सवाल मेरा ये है कि अब क्या मुस्लिम कंट्रीज इसमें ये जंग जो भी हो रहा है, ज़्यादती तो हो रही है ना लोगों के साथ, ये जंग ख़त्म कैसे होगी? ये अगला स्टेप्स होंगे क्या मुस्लिम कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी? मुस्लिम कंट्रीज़ खैर कभी इन्वॉल्व नहीं होंगी। मैं आपको फिर वही बार बार बात कर रहा हूँ कि ये जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये मुस्लिम मसला नहीं है, ये पहली चीज़ आपको अपने जहन से निकालनी पड़ेगी कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़, ये एक इंसानी अलमिया है, ये एक इंसानी मसला है। जब आप इंसानी अलमिया के तौर पे पेश करेंगे तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जब आप मुस्लिम मसले के तौर पे इसको करेंगे तो दुनिया फिर कैंप्स में डिवाइड हो जाएगी। एक मुस्लिम कैंप है, एक ऑफ कोर्स नॉन मुस्लिम कैंप है, जो आपसे बड़ा कैंप है, जो इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, इसके पास ज़्यादा पावर है। आप इसे इंसानी अलमिया से आपने इस फोकस को, हमास ने ख़ास तौर पर हटाया है। पहले भी हटा रहा, लेकिन पहले जो लड़ाई थी उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे बहुत अरसा कि मुसलमान मर रहे हैं। मतलब मैं आपको फ़लस्तीन मूवमेंट के बेशुमार लोगों के नाम बता दूंगा जो क्रिश्चियन है। एडवर्ड सईद का इतना बड़ा नाम है जो जिनकी, एडवर्ड सईद वाज अ क्रिश्चियन, एडवर्ड सईद वाज नॉट अ मुस्लिम। तो नॉर्मन फ्रैंकलस्टाइन जो है वो तो यहूदी है, लेकिन वो फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर रहा है। इसलिए कि ये लोग, नॉम चॉम्स्की हो गए, इकबाल अहमद हो गए, एडवर्ड सईद हो गए, नॉर्मन फ्रैंकलस्टाइन हो गए, ये उस
लेवल से ऊपर उठ के सोच सकते हैं। जब आप इनको कोट करते हैं, अरुंधति राय को आप कोट करते हैं, तो आप भी कम से कम उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचें। इंसानी अलमिया के तौर पे पहले तो सारे मुस्लिम स्टेट्स को ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि मुस्लिम स्टेट्स के लिए या मुस्लिम जमातों के लिए ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। फ़लस्तीन अल-कुद्स रैली निकालने का पाकिस्तान की सड़कों पे मकसद क्या है? अवेयरनेस। किसको? क्या अवेयरनेस? मतलब रैली दुनिया में इसलिए होती है ना, टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ। जब ये रैली लंदन में निकलती है ना या अमेरिका में निकलती है, तो मैं आपको फिर भी बात कर रहा हूँ कि वो इट्स मोर ऑफ अ गिल्ट ट्रिप कि देयर पार्टीज शुड नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर भी ये होना चाहिए कि आपकी वो अपनी हुकूमतों को आप यूरोप में जाएंगे ना तो ज़्यादातर हुकूमतें आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शायद इस वक्त नज़र आएंगी कि न्यूट्रल हैं, लेकिन जो डोमिनेंट हैं, बरतानिया हो गया या अमेरिका हो गया, ये वहाँ हुकूमतें जो हैं वो इजराइल नवाज हैं किसी हद तक। जब ये रैलीज निकलती हैं तो वो निकलती इसलिए हैं कि आपकी जो हुकूमतें हैं उनके ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर सकें कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को गैर मुताल्लिक करें। उसमें से कोई इसलिए नहीं निकलता कि आप जाके बमबारी करें। वो ये होता है कि इंसानी अलमिया को किस तरह रोका जाए। इस्लामाबाद में आप किसके लिए रैली निकाल रहे हैं? कौन सी हुकूमत को आप प्रेशर कर रहे हैं? क्या प्रेशर कर रहे हैं? किस लिए प्रेशर कर रहे हैं? हर साल अल-कुद्स के ऊपर एक जलसा होता है। क्यों होता है यहाँ के ऊपर इतना बड़ा? हर साल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। इस मुल्क में ख़त्म नबूवत को क्या मसला है? कोई मसला है? कोई किसी को कोई वो है? एक दो ये पागल से लोग निकल आते हैं जो कोई ऐसी बात कर लेते हैं, कभी आधे लोग उसमें से दिमागी तौर पर मासूर होते हैं, बट हर साल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? हर साल सारे लोग उसमें क्यों आते हैं? ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इसके पीछे बड़े मकासद होते हैं, पॉलिटिकल मकासद होते हैं। हमास जो है वो हर साल 4 रॉकेट क्यों फायर करती है? नहीं करेगी तो हमास की एग्जिस्टेंस की फ़िलॉसफी ख़त्म हो जाएगी। उनके जो अल-क़स्साम ब्रिगेड है उसके होने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर जंग नहीं है, जंग हो रही है तो आर्मी का जवाज़ बनता है, जंग हो रही है तो मलेशिया का जवाज़ बनता है, जंग हो रही है तो मलेशिया को फंडिंग मिलती है, वरना तो नहीं मिलेगी फंडिंग। आप क्यों, मतलब मुझे बताइए ना, मिस्र क्यों बॉर्डर नहीं खोलता? जॉर्डन, शाम, मिस्र, इराक, ये 4 बड़े इसमें कंट्रीब्यूटर हैं। वो क्यों फ़लस्तीनियों के यहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करते गज़ा स्ट्रिप के अंदर? क्यों वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग नहीं देते? क्यों टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सेंटर क्यों नहीं बनाते? भाई बनाए ना, उनके बच्चों का मुस्तकबिल बनाए। जो हो गया सो हो गया। आज के बाद आपने क्या करना है? लड़ा के आप क्या कर लेंगे? आपको पता है, मुझे पता है कि इस लड़ाई से सिवाय फ़लस्तीनियों के शदीद जानी नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। 250 बच्चे आपने अपने मरवाए हैं। क्यों मरवाए हैं? क्या आप ज़िम्मेदार हैं उसके किसी हद तक? इसराइल तो है ज़िम्मेदार, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो कहता है वो ज़िम्मेदार नहीं है, जो कहता है इसराइल एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे काम कर रहा है या इसराइल सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है, वो गलत है अपनी जगह। रियासत को ये इजाज़त नहीं हो सकती कि कोलैटरल डैमेज के नाम पे सिविलियन आबादी को मिटा दे। लेकिन ये उनकी तरफ से हो गया ना। आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो मेरा उन लोगों से है ना जो अपने आप को इस कॉज का चैम्पियन कहते हैं। वो मुझे सोल्यूशन दें ना, बताएं क्या सोल्यूशन है। मैं बताता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सोल्यूशन वही सोल्यूशन है जो यहूदियों ने अपनाया किसी एक दौर में। क्या? घेटोज़ में रहते हुए, सारे यूरोप के अछूत बनते हुए उन्होंने तालीम पे तवज्जो दी। उन्होंने अपने आप को अपनी प्रोग्रेस के ऊपर तवज्जो दी, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बेहतर सिटीज़न बनाया, मीडिया के ऊपर कंट्रोल लिया, इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल लिया, फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल लिया, इनोवेशन की। इनोवेशन सिर्फ वो नहीं जो साइंसी इनोवेशंस होती हैं। दे क्रिएटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन दोज टाइम्स। They create anthropological and sociological instruments in that time. They contributed towards the philosophy. They contributed towards the body of knowledge. Then they've been noticed by everybody. आप करें ना। आप फ़लस्तीन से कल कोई नोबेल प्राइज़ विनर निकालें ना। क्यों नहीं निकालते आप? आपके पूरे अरब वर्ल्ड में कोई नहीं निकलता। फ़लस्तीन तो बहुत चलें छोटी जगह है। क्यों उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है? अभी भी मतलब आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, इसराइल में इस वक्त 16 लाख अरब है। इसराइल के अंदर, ठीक है। पूरे वैसे तो खित्ते में कोई 70 लाख अरब हैं, 70 लाख ही इसराइली हैं। जो पूरा एरिया आप गज़ा बैंक, वेस्ट बैंक सारा निकाल रहे हैं, बट सिर्फ जो मेन इसराइल का जो नक्शे में इसराइल नज़र आता है, जो मुतनाज़ा इलाका अब नहीं है, जो डिसाइडेडली इसराइल है, 16 लाख अरब है। आप चले जाएं यूट्यूब पे, आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे उन अरब से। उनसे पूछा है कि आप इसराइल की शरीयत तर्क कर देंगे? उनसे कोई इसराइल की शरीयत तर्क करने को तैयार नहीं है। डोमिनेंटली मुसलमान है। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि इसराइल की पर कैपिटा इनकम $52,000 है इस वक्त पर पर्सन। आप पागल हैं?
कि आप छोड़ के अरब कॉज के नाम पे या मुस्लिम कॉज के नाम पे अपने बच्चों को रोटी के लाले डाल दें, उन्हें दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा दें, किसी दिन वो मर जाएं। वो 16 लाख लोग जो वहाँ मौजूद हैं इसराइल के अंदर, वो वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। इधर से हम लोगों को बता रहे हैं कि ये जो है इतना बड़ा अलमिया है और ये हो रहा है और वो जो 16 लाख लोग हैं, कभी उनसे भी तो पूछें कि वो क्यों नहीं निकलने को तैयार। कुछ ना कुछ तो है ना वहाँ पे, उन्हें ज़ाहिर प्रोटेक्शन भी मिल रही होगी, हो सकता है सेकंड क्लास सिटीजन हो, उसके बावजूद दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट, दे डोंट वांट टू गो टू जॉर्डन, दे डोंट वांट टू गो टू इजिप्ट, दे डोंट वांट टू गो टू एनी मुस्लिम कंट्री। वहीं रहने को तैयार, वो वहीं रहना चाहते हैं, उनको लगता है यहाँ फ्यूचर सिक्योर है। यही आप गज़ा के बच्चे को कह सकते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, यही आप वेस्ट बैंक के बच्चे को कह सकते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी मौजूद है, तुम्हारे लिए अस्पताल मौजूद है, तुम्हारे लिए स्कूल मौजूद है, तुम्हारे लिए इनोवेशन सेंटर्स मौजूद हैं, तुम्हारे लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं, तुम्हारे पास आगे बढ़ने के मौके हैं, हम देंगे मौके। $70 मिलियन साल के आ रहे हैं ना, वी क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, वी विल नॉट बाय रॉकेट्स, वी विल बाय बुक्स फॉर यू। व्हाई कांट वी डू दैट? कोई क्यों तैयार नहीं? अभी भी पूरी मुस्लिम दुनिया का रिटोरिक क्या है? जंग लड़ो। 16 जंगें लड़ने के बाद भी अकल नहीं आपको भाई। अगर जंग लड़ने से कुछ होना होता, किसी एक जंग में भी 47 से किसी एक जंग में भी आपको फायदा हुआ नहीं? अगर हुआ है तो मुझे बता दीजिए। एम्पिरिकल एविडेंस कहती है कि यार जंग से आपको फायदा नहीं होना, आप फिर लड़ना चाह रहे हैं एक और जंग। अक्टूबर में आपने कर लिया, उसका नतीजा आपने देख लिया कि क्या हुआ। फॉर वन, आप 1000 इल्ज़ाम इसराइल पे लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, मैं तो पूछ रहा हूँ कि जंग बंद हो जाएगी, अभी नहीं होगी, महीने में हो जाएगी, महीने में नहीं होगी, 2 महीने खत्म हो जाएगी ना किसी न किसी स्टेज। लेकिन इस दफा व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स? चलिए वो आपकी बात सही है, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में जो जंग चल रही है इसको तो नहीं आप बस छोड़ सकते कि यार अभी के लिए चलो उनको मारना दो, क्या करें? अभी आपकी यूएनओ में रेजोल्यूशन पेश हुई है ना, तो हो गई जंगबंदी के ऊपर, उनसे हमने मनवा भी लिया। 7 मुल्कों के अलावा तो बाकी सब ने कुछ ने अब्सटेन किया, बट सारों ने वोट दिया उसके हक में। तो बिल्कुल ठीक बात है, जंग बंद होनी चाहिए। अगर वो हमास ने कुछ किया भी था, आपने रिटेलिएट कर भी लिया था, तो इससे ज़्यादा रिटेलिएट तो आपको करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए ना, अब ख़त्म करो। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं अब इसराइल का पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि यार ये हम हर साल यही करते हैं, दिस हैपेंस एवरी ईयर, पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। वो रॉकेट फायर करते हैं, हम उन पर हमला करते हैं, वो फिर अगले साल फिर यही करते हैं। सो हाउ कैन वी लीव आवर सिविलियन पॉपुलेशन अनप्रोटेक्टेड जब तक हम इस मेनेस को जड़ से उखाड़ के ख़त्म नहीं करते, जब तक हमास ख़त्म नहीं हो जाती हम नहीं रुकेंगे। ये वही तकरीबन रिटोरिक है और तकरीबन वही बयान है जो हमने शायद तालिबान के बारे में दिया था कि हम करेंगे, एक दफ़ा हम ऑपरेशन करते हैं, वो फिर निकल आते हैं बिलों से, फिर हमले करते हैं। तो हम जब तक इन्हें मिटा नहीं देंगे तब तक ख़त्म नहीं होगी ये कहानी। ये है ना रिटोरिक। अब इसका जवाब क्या? कि हमास को मिटाते मिटाते सारे बाकी जो फिर नहीं, वो जवाब नहीं है। वो तो ये तो इसराइल का रिटोरिक ना, वो जो मर्जी वो हमास को। आपके पास इसका जवाब क्या है? व्हाट इज द आंसर दैट यू हैव? सम सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन, ब्रिंग हमास ऑन टेबल। हमास तो टेबल पे नहीं आएगी ना। हमास तो अब आपने खुद बताया अगर हमास सारी की सारी रिलेटेड है, तो वही कह रहा हूँ ना। अगर हमास टेबल, देखिए पीएलओ के साथ जब भी होता था इवेंचुअली पीएलओ टेबल पे आती थी। 93 के आखिरी ऑस्लो अकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उससे पहले के कैंप डेविड की मुलाकातें हैं, सब कुछ है, बहुत सारी दफ़ा टेबल पे आई है, टेबल पे चीज़ें हुई हैं, बार्गेन हुई हैं, कहीं ना कहीं बीच में फिर कुछ वो अलग मसाइल हैं, बट दे कम टू द टेबल और पीस अकॉर्ड्स की तरफ वो गए। हमास क्या आज के दिन इस सारे नुकसान के बाद आर दे विलिंग टू से कि वी आर गोइंग टू, जिस तरह आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी वो ख़त्म हुई ना एक दौर में उनका चीज़, हमारी जो मिलिटेंट विंग है वो आज से ख़त्म है, हम सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे। क्या वो ये कहने को तैयार हैं आज के दिन कि हम सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे, हमारा चैरिटी विंग कायम रहेगा, हमारा पॉलिटिकल विंग कायम रहेगा, अल-क़स्साम ब्रिगेड को हम ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट टेकिंग अस एनीवेयर, इट हैज़ लेड अस टू अ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आवर किड्स। उसके बाद अगर इसराइल कुछ करता है तो इसराइल तो फिर सारी दुनिया में कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हो सकेगा। लेकिन अभी जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो ये आर्ग्यू नहीं करेंगे कि यार ये लैंड जो हमें अभी जहाँ पे हम हैं वो डिस्प्यूटेड है, मतलब हमें उनको लगता है कि इससे ज़्यादा शायद उनके पास 44% लैंड थी, इट वाज देयर्स, अरब्स हैव मेड देम लूज दैट लैंड थ्रू 16 वॉर्स। हर वॉर अरब कंट्रीज ने शुरू की, 16 जंगें की और 44% लैंड को आपने 12% लैंड बना दिया। हमने जंग शुरू की, आधा मुल्क खो दिया अपना। अरे बताओ, मैं आपको ये कहने वाला था, बहुत सिमिलर है कश्मीर इशू और पाकिस्तान इंडिया इशू। हमने अच्छा, दूसरी बात ये आपको भी कोई नहीं बताता, 65 वॉर में वी वर द एग्रेसर्स, इंडिया वाज नॉट द एग्रेसर, वी वर द एग्रेसर। 71 वॉर में
वी वर द वंस हु वर द एग्रेसर्स। उधर तो पूरी पॉपुलेशन ने इंडिया को फिर बुलाया था, बुला के, जब क्योंकि यू नो व्हाट वी वर बीन डूइंग देयर। कारगिल वॉर में वी वर द एग्रेसर्स, हम ऊपर चढ़े थे। हर वॉर के बाद हमने नुकसान उठाया। तो अब हमें भी अकल आ जानी चाहिए ना कि वॉर हसाल नहीं है। आपका इतना बड़ा बॉर्डर है इंडिया के साथ, इतनी बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, क्यों नहीं खोलते आप? क्या मसला है आपको? मसला लेकिन दोनों साइडों पे नहीं है। हमारी साइड पे ज़्यादा बड़ा मसला है ना। उधर तो फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन्हें तो पता है क्या पॉलिसी लेंगे, क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। हमारे यहाँ जो पॉलिसी होगी वो दो बंदा रिवर्स हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? तो आपको लगता है कि चलें, ये तो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट, अगर हम वापस जाएं, दिस इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं। अदरवाइज ये एक कैसेट जो लूप में फंस जाती है ना, ये वो लूप में फंसी हुई कैसेट है, ये हर साल आप चलती देखेंगे। और कुड दिस लीड टू अ बिगर, मतलब ये कैन दिस बी वर्ल्ड वॉर 3 अगर ये कंटिन्यू हो? नो, अरबी मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाए, मुसलमान सारे इन्वॉल्व हो जाए। आपने जिस तरह कहा हम ब्रांड तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, एज अ नो अरब कंट्री इज इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद इजराइल। लड़ लेते ना, अभी तक किसी ने मना किया? दे हैव लर्न देयर लेसन। अब वो प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं किसी के थ्रू। ईरान और सऊदीया अपनी प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में लड़ते रहे हैं बहुत अरसा। ये ज़माना है प्रॉक्सी वॉर्स का। ये सिर्फ ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। लड़ लेना, किसने मना किया? इतने दिनों में इतने बच्चों के मरने पर मिस्र ने, पूछे ना, मिस्र ने गजा वाले बॉर्डर खोला अपना। इससे ज़्यादा और क्या ज्यादती हो सकती है कि आपका बॉर्डर 7 किलोमीटर आप खोल दें आज के दिन, उनके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। क्यों नहीं खोलता? नहीं, बात तो सही है। जहाँ तक आपने एक बात की थी, और ये मैं आखिरी आपसे सवाल पूछता हूँ, देन आई लेट यू गो। जो आपने बात की थी कि यार इस पे अब ज़्यादा आई बॉल्स आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे। इसकी एक तो वजह ऑब्वियसली रिलीजियस है। इसमें बहुत सारे रिलीजन्स और होली लैंड्स की बातें होती हैं, तो वो एक लोग हमेशा से होती है, इमोशनल सेंटिमेंट लेते हैं। लेकिन क्या आपको इस सब में सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ये बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं आवाज़ उठा रहे हैं बोथ साइड्स ऑफ द? यार देखिए, मैं बड़ा आपको ईमानदारी से बताऊं, सोशल मीडिया का ना एक साइकिल होता है, ठीक है? आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप चले जाइए, जितने आपको कीबोर्ड वॉरियर्स नज़र आएंगे ना, जो गज़ा के ऊपर रोज़ाना की एक दुखी पोस्ट लगा रहे हैं, वो अगले दिन मैच होगा तो वो भूल जाएंगे। एक दिन के लिए गज़ा की छुट्टी हो जाएगी, सारे के सारे जो है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच के ऊपर पोस्ट लगाना शुरू कर देंगे। तो कमरे में बैठ के जो पोस्ट लगाने वाले होते हैं ना, इससे चीज़ें नहीं चेंज होती। ये एक सोशल मीडिया एक बड़ी मसनूई सी दुनिया है। येस, इट कैन क्रिएट प्रेशर ग्लोबली, और हमने देखा भी है कि होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि सिर्फ एक वन साइडेड नैरेटिव है ना, जिसमें हमारी समझ कोई नहीं है, तो दुनिया उस नैरेटिव को बाय करने, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। आप बेवकूफ़ हो सकते हैं, मैं बेवकूफ़ हो सकता हूँ, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। वो नैरेटिव नहीं ख़रीदती। जब आप उसे ये कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो वो आपसे पूछती है कि आपने अगर जो UN रेजोल्यूशन जिनका आप शोर मचाते हैं, उनके तहत तो आपने ये कमिट किया था कि आप अपनी आर्मी पुल आउट कर लेंगे। रेजोल्यूशन ये कहती है पाकिस्तान अपनी आर्मी पहले पुल आउट करेगा, फिर आपके इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स वहाँ पे रहेगी, उसके बाद इंतखाब होंगे। तो वो आपसे पूछती है कि भाईजान, आपने रेजोल्यूशन की जो पहली शर्त है वो आपके ऊपर थी, आपने आज तक पूरी नहीं की, तो आप रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह, किस मुँह से मांग रहे हैं? हमने क्यों नहीं की? क्योंकि हम करना नहीं चाहते। और इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? ये तो लोग ही बता सकते हैं, मैं तो करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सी बातों में बात नहीं की जाती। 1965 की जंग के बारे में अभी भी हमें बताया जाता है कि बाबे जो है वो बम कैच कर लेते थे, तो इस वजह से हम जीत गए थे। हालांकि हम जीते तो वो वॉर भी नहीं थे। बात तो सही है। खैर सर, दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट इल्यूमिनेटिंग। थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। अरे नहीं, माय प्लेजर। और लेट्स सी क्या होता है। मतलब बहरहाल बिफोर गोइंग, मैं इस जो चीज़ इस्टेब्लिश करने वाली है वो ये कि ये इंसानी अलमिया है, और इसे हर हाल में आज ही के दिन, आज ही के वक्त इसे रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। कैसे रोकेंगे, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका जवाब नहीं पता। आपने मेरे से राय पूछी, मैंने राय आपको दे दी। मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है, और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, सारे मुसलमान मुल्कों में किसी के पास ही रोड मैप नहीं है, बिकॉज दे आर स्टिल स्टक इन अ फैंसी वर्ल्ड, जहाँ उनके ख्याल जहाज से चीज़ें हल हो जाती हैं, नहीं हल होती। Thank you. Thank you very much. Thank you guys for watching. If you enjoy our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.